स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जॉय को देखते हैं। वो एक पार्टी से ड्रंक होकर के अपने कमरे में आ रही है। सामने आन हो जो कि पिछले कुछ महीनों से उसका हस्बैंड है, उसे देख रही होती है। वो नींद में सो रहा था। उसे देखते हुए सोचती है कि वो सपना देख रही है और खुद से ही बातें कर रही थी। अच्छा है जो ये सपना है, एटलीस्ट तुम मेरे पास तो हो। ये बोलते हुए वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है और इस वजह से आन्हों की नींद खुल रही होती है। जॉय को वो रोकता है, लेकिन वो काहे रुकने वाली थी। वो आन्हा को पटाना चालू रखती है, उसके साथ फ्लर्ट करना चालू रखती है। उसे देखते हुए कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिप्स कैसे टेस्ट करते हैं। आन्हा का कहना था तुम भूल जाओ, अब तुम मेरे सिस्टर इन लॉ हो। कहानी कुछ टाइम पहले जाती है जहाँ पर कि आन्हा का सौतेला भाई लू कोमा में जा चुका था एक एक्सीडेंट के बाद। जब वो जॉय को रिसीव करने के लिए जा रहा था तो उसकी मॉम बोलती है कि बेटा, जैसे तुम्हें पता है कि तुम और लू शादी करने वाले थे अगले कुछ दिनों में, इस एक्सीडेंट की वजह से अगर सबको पता चला कि वो कोमा में है और ये शादी नहीं हुई तो फिर हमारे बिजनेस पे काफी बुरा फायदा पड़ेगा, मतलब काफी बुरा होगा। इसीलिए आन हो लू की जगह फेस पर मास्क लगा करके तुमसे शादी करेगा, सिर्फ जब तक कि लू को होश नहीं आ जाता। आफ्टर दैट तुम दोनों डाइवोर्स ले लेना। इस बात पर जॉय कहती है कि ठीक है, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या आन्हो रेडी है? कुछ सोचने के बाद आन्हो ओके कह देता है। इनकी प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता था। पिछले 3 महीने से दोनों साथ रह रहे होते हैं और आज रात जब जॉय इतनी ड्रंक कंडीशन में आन्हा के पास आती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सपना देख रही है और वो आन्हा के साथ रोमांस करने के लिए इनिशिएट करती है। आन्हा भी यहाँ पर खुद को नहीं रोकता और फाइनली वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगली मॉर्निंग जब जॉय जगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि ये सपना है। वो लिटरली आन्हा के साथ रोमांस कर चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। वो वॉशरूम में जल्दी-जल्दी जाने लगती है तो आन उससे बात करने के लिए आता है। जोए उसे बहाना दे रही होती है कि एक्चुअल में वो कल रात बहुत ड्रंक थी। आना उसे कहता है तुम्हें याद है जब हमारी शादी की बात हुई थी तो सबसे पहले तुमने क्या कहा था कि तुम मुझे टच नहीं करोगी, हम दोनों बस ये फेक हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करेंगे। लेकिन अब तुमने खुद मुझे कल प्रवोक किया। जूही उसे कह देती है कि एक्चुअल में तुम इतने फेमस हीरो हो, मुझे इतनी मेहनत करने के बाद भी रोल्स नहीं मिल रहे थे मूवीज में, इसी वजह से तुम उस चीज को कल का मेरा पेमेंट समझ लो और मुझे कुछ मूवी के रोल्स दिला दो। आना मन में सोचता है वैसे भी वो क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जॉय आकर के कहेगी कि हाँ, वो भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि वो उससे करता है। अब तो वैसे भी वो लू से शादी करने वाली थी अगर लू का एक्सीडेंट नहीं होता तो। वैसे तो यहाँ पर सबको यही लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आगे चल के आता है। आनहो जॉय को जब ये बात सुनता है कि वो ये कह रही है कि वो उसके साथ इसलिए सोई थी क्योंकि उसे मूवी का रोल चाहिए और जॉय कल रात के एक्सीडेंट को जस्टिफाई कर रही थी, तो वो आनहा को वापस से किस करते हुए कहता है तो फिर ठीक है, क्यों ना हम एक बार और एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, क्योंकि जब एक बार ये हो ही चुका है तो फिर रुकने का कोई मतलब नहीं है। और तुमने रीपेमेंट किया है तो मुझे सही से सेटिस्फाई करो ताकि मैं तुम्हें रियल में मूवी का रोल दिला सकूं। आनो भी सोच रहा था और जो भी सेम ही चीज सोच रही थी कि ये तो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर आना को कॉलेज टाइम से ही पसंद करती थी, लेकिन वो इतना फेमस था कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उससे पीछे पड़ी रहती थी और जोए को लगता था कि वो तो कभी उसे पसंद करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद उसे उसके अंकल आंटी ने पाला था। वो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थी और अनहो अपने घर का नाजायज़ बेटा होने के बाद भी पढ़ाई-वढ़ाई में काफ़ी एक्सीलेंट था। अनहो यहाँ पर अपने फ्रेंड को कॉल करता है और जोई के लिए सेकंड फीमेल लीड का अरेंजमेंट करवाता है। जोई सुबह कहता है अब ठीक है, वो चुप थी। वो उससे उसका फ़ोन माँगता है और अपना नंबर वीचैट में ऐड करके वहाँ से चले जाता है। जो उसके मैसेज का रिप्लाई देती है और हम लोग देखते हैं कि अनहो के फ़ोन का जो वॉलपेपर है वो जोई ही है और वो भी तब का जब वो क्लास में थी। वो भी उसी समय से उससे उतना ही प्यार करता है।
लेकिन कभी जोई को वो ये बात बता नहीं पाया। इस बात को 2-3 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर कि जोई की मैनेजर उसे कह रही थी कि बहन, मुझे लगता है कि तुझे आना से पूछना चाहिए कि आखिरकार उसे कोई भी कॉल क्यों नहीं आया ऑडिशन वगैरह के लिए। जोई सोच रही होती है कि वो उससे कैसे पूछे, वो उसे मैसेज डालने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर आनो का कॉल आ जाता है। वो उसे कहता है कि कल रात में इस होटल में इस कमरे नंबर में पार्टी होने वाला है, आ जाना। जहाँ पर कि वही सारे मूवी के लोगों का पार्टी होने वाला था। वो ओके बोल करके फ़ोन कट कर देती है। उसकी मैनेजर उसे शॉपिंग करने के लिए लेकर के जाती है। यहाँ पर सारे लोग इस तरीके से आए हुए थे, जो कोई भी वहाँ पर मूवी करने वाले थे। उनमें से एक लिली नाम की लड़की थी, जो कि जोई के साथ कॉलेज में थी और वो उससे काफ़ी जेलस हुआ करती थी, क्योंकि वो भी आना को पसंद करती थी। तो यहाँ पर तो वो उसका मज़ाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ती, उसके इंसल्ट करने का इनडायरेक्टली। अरे यार, तुम तो काफ़ी बिगिनर हो, तुम्हें सीधे सेकंड फीमेल लीड का रोल मिल गया, वो भी इतनी बड़ी मूवी में। वो इनडायरेक्टली सबको ये दिखा रही होती है कि वो ज़रूर ही किसी के साथ इंटीमेट होके यहाँ आई है। सब यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि इस कहानी का हीरो और सबसे बड़ा इन्वेस्टर थोड़ी ही देर में आने वाला है। जब वो आता है तो जो ये देख के शॉक हो जाती है कि वो कोई और नहीं, आना है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे थे। उनमें से जो प्रोड्यूसर था ना, वो जोए पर बुरी नज़र रखा हुआ था। उसके करीब जाने का कोशिश कर रहा था, बार-बार बात करने का कोशिश कर रहा होता है। जोए उसे इग्नोर कर रही होती है, वो उसे अफेंड भी नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर काफ़ी कुछ उसे झेलना पड़ता है, जैसे कि लड़कियों के ताने, सबकी नज़रें जो कि उसे क्रिटिसाइज़ कर रही थी, और ये प्रोड्यूसर तो पीछे पड़ गया था। वो उठ कर के वॉशरूम चली जाती है तो वो प्रोड्यूसर उसके पीछे-पीछे आ जाता है, और मूवी के रूल डिस्कस करने के बहाने वो उसे रात में होटल में उसके कमरे में आने के लिए बोलता है। जो उसे जैसे-तैसे करके टाल रही होती है, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उस प्रोड्यूसर को एक कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो उसे कहता है, मैं बाद में तुमसे आकर के मिलता हूँ। वो बहुत ही इरिटेट होकर के अपने हैंड को धोने लगती है, वॉश करने लगती है, क्योंकि उस प्रोड्यूसर ने उसके हैंड को टच किया था। वो बाहर निकलती है तो आर्नव काफ़ी जल्दी-जल्दी इधर ही आ रहा था। जोई को ऐसा लगता है कि क्या वो उसे देखने के लिए आ रहा था? फिर वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो जोई उसे कहती है कि डोंट वरी, मैंने अपनी दवाइयाँ ले ली हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, वो प्रेगनेंसी वाला चक्कर में। आर्नव से कहता है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सिंसियर हो। खैर, जो मुझे तुम्हें रोल दिलाना था, वो तो मैंने तुम्हें दिला दिया है। जोई से वो दोनों कभी सीधे मुँह बात नहीं करते थे। आर्नव अब उस प्रोड्यूसर के पास जाता है। वो उसे दूसरे लड़के से बात करते हुए सुनता है कि वो जोई के साथ इंटीमेट हो करके रहेगा। वो उसे लव डोज़ देने का प्लान किया था, और यहाँ पर उसे ऑरेंज जूस में लव डोज़ मिला करके दे देता है। आर्नव को ये बात पता था। जैसे ही वो उसे पीने वाली थी तो वो उसे अपने पास बुलाता है। सब उसे घूरने लगते हैं कि क्या चल रहा है। तो जोई के ड्रिंक में वो अपना सिगरेट बुझा देता है, ये कहते हुए कि मुझे एक एस्ट्रे की ज़रूरत थी। अब ये सबको लग रहा होता है कि वो जानबूझ करके जोई कंसल्ट क्यों कर रहा है। फिर वो उसे कहता है, जाओ, ड्राइवर नीचे इंतज़ार कर रहा है, घर जाओ, पार्टी तुम्हारे लिए यहीं ख़त्म होती है। जोई शॉक कि ये कर क्या रहा है लड़का। वो वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट आना वो प्रोड्यूसर और कुछ लोगों से मिलने के लिए जाता है। वो प्रोड्यूसर और सारी लड़कियों के साथ भी ऐसा बिहेव कर रहा होता है। आना डायरेक्टर को कहता है कि मैं तुम्हें इसके डबल पैसे देती हूँ, इस प्रोड्यूसर को चेंज करो, और अगर नहीं किया तो मैं इस मूवी से तुम्हें भी चेंज कर दूँगा। उस प्रोड्यूसर को वहाँ से निकाल दिया जाता है। आना उस ऑरेंज जूस को उस प्रोड्यूसर को पीने के लिए बोलता है। साथ ही में उसे वार्न करता है कि मेरे सेट पर अगर किसी लड़की को किसी ने छेड़ा जो कि उसकी मर्ज़ी नहीं हुई, तो वो उसके लिए सही नहीं होगा। मेरा सेट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई भी बकवास नहीं। उसे कह के गुस्से में उसके सर पे वाइन का बॉटल फोड़ देता है। अब सब यहाँ पर कन्फ्यूज़ थे कि आनो आखिरकार इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है? लेकिन कहीं न कहीं लिली समझ रही थी कि वो जूही को लेकर के इतना ज़्यादा गुस्सा है। जो दोनों हीरोइन्स थी, वो दोनों चुपचाप खिसक लेती हैं वहाँ से, और आनो का ये धमकी सबको ये ज़ाहिर करा देता है कि सेट पर कोई भी नौटंकी नहीं होनी चाहिए। उस प्रोड्यूसर को चेंज कर दिया जाता है। इस बात का तो अंदाज़ा जोई को था ही नहीं। आनो ये करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। इधर हम लोग जोई को घर जाते हुए देख रहे थे, जो कि सोच रही होती है कि आनो ने उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया। सेक्रेटरी से बताता है कि आनो शायद घर नहीं आएगा
और उसे आज थोड़ा ओवरटाइम करना है तो वो होटल में ही स्टे कर रहा है। जोई ओके बोल करके कमरे में अंदर चली जाती है, लेकिन देखती है कि आनो यहीं आकर के काम कर रहा है। वो उसे पूछती है, अरे तुम यहाँ? आनो कहते हैं, क्या हुआ, नहीं आ सकता? जोई कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपना टेडी लेके आती है और दोनों के बीच रख के सो जाती है। आनो को लगता है कि वो उसके साथ सेम बेड भी शेयर नहीं करना चाहती। वो फ्लैशबैक में सोच रहा होता है कि वो भी जॉय से प्यार करता था। ये बात लू की मॉम को पता था। लू की मॉम मानव को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो नाजायज बेटा था। और उसका इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम भूल रहे हो, तुम्हें बोन मैरो दे करके लू ने तुम्हें बचाया था। तुम्हारा एहसान हमेशा उस पर रहेगा और जोए केवल और केवल लू से ही शादी करेगी। वो चुपचाप कमरे में जाके सो जाता है। नींद में जो यहाँ पर आना को हक कर रही होती है। आना उसे रोकता है तो दोनों की नींद खुल जाती है। जो उसे सॉरी सॉरी बोलने लगती है। आना उसके पास आता है और कहता है कि मुझे प्रोवोक करना बंद करो। मैं जब तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊँगा। ये कह के वो वहीं सो जाता है क्योंकि उसे काफ़ी तेज़ फ़ीवर था। जो जब वो चेक करती है तो वो समझ जाती है कि आनो को फ़ीवर है। वो उसका केयर करती है, उसे दवा देती है, उसे पानी पिलाती है। रात भर जब तक उसका फ़ीवर उतर नहीं जाता, तब तक वो उसका फ़िक्र करती है। फिर वो उसे आराम से सोने के लिए छोड़ कर के जा रही होती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। तो फिर जोए उसे हग करके एक छोटे बच्चे की तरह सुलाती है और यहाँ पर आनो को तब जाकर के नींद आता है। अगली मॉर्निंग जब वो जगता है तो देखता है कि जोए उसे हग करके सो रही है, जैसे कि वो उसका केयर कर रही हो। यहाँ पर जोए की नींद खुलती है तो वो देखती है वो आनो को क्यों हग करी है। वो जल्दी से बेड से नीचे उतरती है और बोलती है कि ओह आई एम सॉरी सॉरी, कल रात तो मैं बहुत तेज़ फ़ीवर था, इसी वज़ह से मुझे तुम्हारा केयर करते हुए इस तरीके से तुम्हें सुलाना पड़ा। डोंट वरी, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ ना, कुछ नहीं बोलता है। वो उसे सिर्फ़ सेट पर चलने के लिए बोलता है। वो अपने साथ जॉय को लेकर के जाने वाला था। जॉय कन्फ्यूज़ कि आना उसके साथ जाने वाला है। वो अपना फ़ोन ढूँढ रही थी और गलती से आनो का फ़ोन लेने वाली थी। अगर वो आनो का फ़ोन चेक करती तो उसे उसका वॉलपेपर दिख जाता। तो वो जल्दी से उसका फ़ोन उसे अपना फ़ोन लेने से मना कर देता है। जॉय उसकी प्राइवेसी इन्वेड नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कुछ नहीं बोलती है। लेकिन चीज़ें यहाँ पर थोड़ी ऑकवर्ड ज़रूर हो गई थी। वो सोच रही होती है कि वो तो शुरुआत से ही आनो को प्यार करती थी, लेकिन शायद ये एक सपना ही रह जाएगा आनो के साथ एक रियल रिलेशनशिप बिताने का। यही सोचते-सोचते थोड़े वक़्त बीत जाते हैं। आना उसे जल्दी-जल्दी रेडी होने के लिए बोलता है। फिर वो उसे अपने साथ लेके जा रहा था तो जो उसे फ़िल्म सेट से थोड़ा पहले ही रोकने के लिए कहती है, क्योंकि सब लोग फिर उसे आनो के साथ आते हुए देख लेगा। बट वो पहले उतर जाता है और जोई को कार से जाने के लिए बोलता है। वो उस सेट पर जाती है तो उसकी मैनेजर यहाँ पर आती है और उसे मेकअप-वेकअप करा रही थी। लिली उनके साथ थी, वो जानबूझ कर के सबको जोई का पास्ट बता रही होती है। तभी वहाँ पर आनो आता है और वो अपने मैनेजर को सबके लिए फूड और कुछ कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करने के लिए बोलता है, जॉय के नाम पे। लड़कियों को वो ये दिखा रही होती है कि जॉय तो कितनी ज़्यादा मिज़रेबल थी। जॉय ये बात समझ जाती है। वो लिली को कहती है, ओह कम ऑन, तुम भी ना उसी पास्ट और उसी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती हो और तुम कैसे यहाँ तक पहुँची है तो सबको पता है। यहाँ पर तभी जॉय के नाम से बहुत सारी चीज़ें सारे क्रू मेंबर के लिए आ जाती हैं। सबको एक-एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है, सारे खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लिली जोई का इमेज खराब करने का कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। जोई यहाँ पर कहती है, बहन तुम भी वही काम कर रही हो, मैं भी वही। बेहतर होगा कि हम अपना-अपना रोल प्ले करें। यहाँ पर आन ओन की बातों को सुन रहा होता है। वो जोई से कहता है, तुमने वो गिफ्ट हैम्पर नहीं लिया? जोई कहती है, नहीं मैं सबको दे रही थी। आना थोड़ा गुस्सा आ जाता है और जोई इन चीज़ों को पढ़ सकती थी, उसने स्पेशली उसके लिए वो गिफ्ट हैम्पर ऑर्डर किया था। अब वो सोच रही होती है कि आखिरकार वो गुस्सा क्यों है? वो देखती है कि ये तो उसका फेवरेट कुकी है। वो सोचती है मेरे नाम और नंबर पर किसने ऑर्डर किया जब मैंने ऑर्डर नहीं किया? मेरे मैनेजर ने ऑर्डर नहीं किया। बट उस बात को ज़्यादा नहीं सोचती है। दूसरी तरफ आन हो अपने कमरे में फ्लैशबैक की बातें सोच रहा होता है। पहले वो जोई के लिए इस महंगे शॉप से कुकी बाय नहीं कर पाता था और लू उस समय ऑब्वियस सी बात है असली बेटा है तो उसे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो वो जोई के लिए चीज़ें खरीद पाता था। इसी वजह से आनो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो जोई के साथ रह सके।
यहाँ पर जो है कि मॉम डैड के गुज़र जाने के बाद उसके अंकल आंटी ने उसे पाला-पोसा था। उसकी पास्ट भी बहुत ज़्यादा ही बुरी रही है। यहाँ पर स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए सबको बुलाया जाता है। सारे अपने-अपने पार्ट को पढ़ रहे होते हैं। काफ़ी लेट नाइट तक ये सारा काम होता है, सारे जाने लगते हैं, लेकिन जो है कुछ देर तक यहीं रुकने का डिसाइड करती है क्योंकि उसे अभी बहुत ज़्यादा ही काम करना बाकी था। और ऊपर से वो नया-नया उसे रोल मिला था, तो वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। सारे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आनो दरवाजे के बाहर रुक कर के जोई को देख रहा था, जहाँ पर कि वो अपने में ही प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर वो नोटिस करती है कि आनो का स्क्रिप्ट एक्चुअल में यहीं छूट गया है। उसकी मैनेजर से कहती है कि वो यहीं होटल में स्टे किया हुआ है, जाकर के उसे दे कर के फिर निकलो यहाँ से। तो जोई आनो को वो स्क्रिप्ट लौटाने के लिए जाती है, जहाँ पर कि आनो उसे कहता है कि क्या मेरे साथ तुम रिहर्सल करोगी? जोई रेडी हो जाती है। दोनों ही यहाँ पर अपने लाइन्स को, अपने पार्ट्स को रिहर्स कर रहे होते हैं। इसके बाद आनो जोई को उस मूवी सीन्स के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। वो मेन लीड था और जोई सेकंड फीमेल लीड का काम करने वाली थी। काम खत्म होते ही वो वहाँ से जाने लगती है और फिर जोई अपने ड्राइवर को बोलता है उसे घर छोड़ देने के लिए। अगले दिन मूवी सीन शूट हो रहा होता है। थोड़ा रोमांटिक एंड सैड सीन था। आनो तो अपना शूट कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद जोई की बारी थी, जो कि आनो के साथ ही उसका सीन होने वाला था। लेली उसे कह रही होती है कि देखते हैं तुम में कितना टैलेंट है। जोई अपना मूवी रोल करने के लिए जा रही है। इमोशनल सीन था तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला इमोशनल यहाँ पे रोल प्ले करती है, क्योंकि ऑलरेडी वो इस सिचुएशन से गुजर रही होती है। उसे ऐसा लगता था कि आनो के लाइफ में कोई और है और वो उसकी लाइफ में भी सेकंड फीमेल है। इसी वजह से वो इस रोल को काफ़ी अच्छे से प्ले कर पाती है। दौड़ने वाला सीन था, आनो के पीछे जब वो दौड़ रही थी तो उसके हील टूट जाते हैं। फिर भी वो सैंडल खोल करके उसके पीछे दौड़ती है। उसके पैर में पत्थर भी गड़ जाते हैं, फिर भी वो रुकती नहीं है। मतलब ओवरऑल सीन हिट था। एक कट में ही सारा काम हो जाता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसकी काफ़ी बड़ाई करते हैं और आनो को कह रहे थे कि तुमने बिल्कुल सही लड़के से इंट्रोड्यूस करा है। ये बहुत आगे जाएगी। इसका एक बार में ही इमोशनल सीन देना काफ़ी अच्छा था। लेकिन अब सब पूछने लगते हैं कि जोई का सैंडल कैसे टूटा? जोई इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन आनो इस बात को जाने नहीं देने वाला था। लिली के अलावा भी एक गर्ल जो सेट पे थी, वो जानती थी कि आनो जोई से बहुत लंबे समय से प्यार करता था और वो उसका सपोर्ट भी कर रही होती है। इधर जोई अपने कमरे में अपने पैर पे दवा अप्लाई कर रही होती है। तभी उसे लू की मॉम का कॉल आता है और वो यहाँ पर एक्चुअल में उसका हाल-चाल लेने के लिए फ़ोन की थी। और यहाँ पर बातों-बातों में कह रही होती है कि बहुत डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आनो लू का हेल्प करने के लिए एक डॉक्टर का कार्ड उसे दिया था, जो कि उसने ये बोल के दिया था कि मेरे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस कराया। आनो ने मना किया था उसका नाम लेने से, वरना लू की मॉम कभी भी हेल्प नहीं लेती। तो वो डॉक्टर अगले कुछ दिनों में लू को चेक करने के लिए आने वाला था। इसी बारे में वो लोग बात कर रहे थे। इधर हम लोग देखते हैं कि लिली सबको झूठ-झूठ बता रही होती है कि एक्चुअल में जो है मुझसे इसलिए बदला ले रही है क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम में आनो के गेम के बाद उसे जाकर के वाटर ऑफ़र किया था और जो भी वाटर ऑफ़र करने के लिए आ रही थी, लेकिन आनो ने एक्चुअल में मेरा दिया हुआ वाटर इस्तेमाल कर लिया था। इसी वज़ह से छोटी-सी बात का रिवेंज वो अब तक ले रही है। जो इन बातों को सुन कर के मन ही मन हँसने लगती है। वो अंदर नहीं जाती है और लिली को एक वीडियो भेजती है, जिसमें कि वो उसके सैंडल के हील्स को कट करके चिपका रही है। और वो जानती थी कि ये सब कुछ लिली ने किया था, फिर भी वो उसे इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि वो तमाशा नहीं करना चाहती थी। वीडियो भेजने के बाद वो बाहर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। लिली डरते-डरते जोई को ढूँढने के लिए जाती है। उसे पता था कि अगर ये वीडियो पहले बाहर चला गया तो फिर तो उसे इस रोल से निकाल ही दिया जाएगा, क्योंकि वो इतना विशियस हरकत कर रही है। वो जोई से कहने लगती है कि वो क्या चाहती है। जोई से कह रही है, "बस यही चाहती हूँ कि मेरी पीठ पीछे जो तुम लोगों से मेरी बुराई कर रही हो, अगर वो बंद कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर नहीं किया तो तुम्हें पता है कि मैं अगर ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूँ तो तुम्हारे करियर का क्या होगा, कि तुम अपनी दूसरी हीरोइन को किस तरीके से सेट पर बुली करती हो। कोई भी लोग तुम्हें मूवी में अपने पार्ट नहीं देंगे, ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है।" लिली शुरुआत से ही जोई से जेलस हुआ करती थी कि जोई के मॉम डैड नहीं है, उसका कोई ढंग का पास्ट नहीं है, फिर भी आनो उससे ज़्यादा उसे भाव देता है और उसने उससे ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीव किया है। इसी वजह से वो सारा कुछ करते रहती थी। यहाँ पर जोई जानबूझकर के लिली को भिगो देती है, ये कहते हुए कि बेटा मुझसे पंगा लेने के लिए
ना ही आओगी तो बेहतर होगा। तभी सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ना जोय ना लिली ये बात बताने के लायक है। लिली भला बताती ही कैसे कि जोय ने जानबूझ करके उसे बुली किया था। जोय उसका केयर करने का एक्टिंग भी करने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो गुस्से में आकर के जोय को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है तो आनो यहाँ पर आया हुआ था और वो जोय को अपने साइड खींच लेता है जिस वजह से कि लिली नीचे गिर जाती है। फिर वो खुद ही उन्हें सॉरी सॉरी बोल करके वहां से चली जाती है। आनो यहाँ पर जोय को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और फिर जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो वहां पर वो जोय के लिए एक दूसरा सैंडल लेकर के आया हुआ था। वो सोच रहा होता है कि जब लिली आनो को पटाने का कोशिश करी थी तब तो उसने उसे बहुत ही बुरे तरीके से डांटा था और उसे कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े तक रहने की। और यहाँ पर देखो तो जोय के साथ कितना जेंटली बिहेव कर रहा है। जोय को वो अपना सेम सैंडल उसे देता है और कह रहा है कि एक्चुअल में मैंने देखा कि तुम्हारा सैंडल टूट गया था, इसी वजह से ये सैंडल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब जोय को वही सैंडल पहनने के लिए कहता है। इसके बाद उसे मलहम भी देता है लगाने के लिए। फिर वो लोग अपने क्रू मेंबर के दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। सब एक दूसरे के साथ यूज्ड टू होने के लिए ऐसा कर रहे थे। आना और जोय भी दोनों ऐसे पास पास में बैठे हुए थे। फाइनली यहाँ पर ये गेम स्टार्ट होता है जहाँ पर कि जोई को पता था आनो को क्या खाना नहीं पसंद है तो उसने उसी हिसाब से चीज़ों को ऑर्डर किया हुआ था। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि ट्रूथ एंड डेयर का गेम काफ़ी देर तक चलता है। आनो भी सबको बताता है कि एक्चुअल में वो एक लड़की को पसंद करता है और वो इसी क्रू मेंबर में और वो उसके क्लास में भी हुआ करती थी। अब यहाँ पर सारे सोचने लगते हैं कि वो कौन हो सकता है, खुद जोई भी सोच रही थी। बस वो आनो के ये फीलिंग्स को पढ़ नहीं पाई। इसके बाद जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो यहाँ पर बारिश हो रही थी। जोई बारिश को काफ़ी एंजॉय करती है। वो कुछ देर तक कान्हा उसके साथ रहता है। बात करते-करते कार तक अभी जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर उनकी कॉलेज की एक्स क्लासमेट आ जाती है। वो उस मूवी में राइटर का रोल कर रही होती है। आनो को उससे बात करते हुए देख कर के उसे याद आता है। उसने कहा था कि वो लड़की उसकी एक्स क्लासमेट भी है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है। वो लड़की भी यहाँ पर आनो से बात करना चाह रही थी क्योंकि अब वो यहाँ पर राइटर थी, तो उसे उसे किसी चीज़ के बारे में बात करना था। आनो जोई को कहता है ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, तुम जाओ। मैं कुछ देर यहाँ पर अपना काम करके आता हूँ। हालाँकि वो काफ़ी प्रोफ़ेशनल था उस लड़की के साथ, लेकिन ये प्यार वाली फीलिंग तो हम सब जानते ही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होना तो फाइनल ही है। इसी वजह से जो उससे कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप आनो के कहने पर उन दोनों को छोड़ कर के वहाँ से चली जाती है। सोचती है कि शायद दोनों मजबूरी में ही जुड़े हैं और ये एक मजबूरी ही बन के रह जाएगी। घर जाकर के भी वो इसी बारे में सोच रही होती है। रात भर आनो घर नहीं आता है। अगले दिन जो है जब शेड पर जा रही होती है तो वो वापस से काफ़ी भीगी हुई थी। आनो सोचता है कि ये इतना कैसे भीग गई, उन दोनों के बीच कुछ भी बात नहीं होता है। इसके बाद जोय अपना पार्ट कर रही होती है। वही सेकंड फीमेल लीड थी, ब्रेकअप, इमोशनल सीन यहाँ पर उसे करने थे और वो बहुत ही सही कर रही होती है। उसके सारे सीन्स बिल्कुल एक टेक में हो जा रहे थे। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तो बहुत ही खुश थे उसकी एक्टिंग से। जोय वहाँ से जब लौट रही होती है तो आनो बताता है, लू की मॉम ने हमें मिलने के लिए बुलाया है क्योंकि कल मेरा फ्रेंड डॉक्टर आ रहा है। वो बाहर ही रहता है क्योंकि उसे पता था कि लू की मॉम उसे पसंद नहीं करेगी। जोय उसके डॉक्टर फ्रेंड को लू को दिखाने के लिए लेकर के जाता है। वहाँ पर वो बाहर टेरेस पर जाती है जब तक कि उसका फ्रेंड लू को चेक कर रहा होता है। वो देखती है कि आनो फ़ोन पर बिज़ी है। वो सोचती है वो इतना बिज़ी है फिर भी वो हमारे साथ यहाँ पर आया हुआ है। तभी वो नोटिस करती है कि बच्चा आनो के कार को खराब करने का कोशिश कर रहा है तो वो उसे रोकने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर आनो भी आ जाता है। वो दोनों ही कभी उस बच्चे को सेव करने का कोशिश कर रहे थे। वो बच्चा इन्हीं के रिलेटिव का था। वो भी आनो के साथ उसी बुरे तरीके से बिहेव करता था क्योंकि वो देखता था कि उसकी मॉम लोग उसके साथ कैसा बिहेव करती है। और जोय और आनो उसे कार खराब करने से रोक रहे होते तो रोते-धोते जाकर के अपनी मॉम को कंप्लेन करता है। जोय जानती थी कि इस बात का बतंगड़ बनने ही वाला है। वो लोग फिर घर के अंदर जाते हैं। घर के मेड लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि सब यहाँ पर आनो से नफ़रत करते हैं। यहाँ पर आनो के रखने की मजबूरी हो जाती है क्योंकि एक तो लू उसे बहुत ही पसंद करता था। वो उसे अपना भाई मानता था बिल्कुल।
जॉय को आनहो के लिए बहुत बुरा लगता है। वो बच्चा जाके अपनी मॉम से कंप्लेन करता है। जॉय नोटिस करती है कि यहाँ पर वो लोग आनहो को ही उस बच्चे से माफ़ी माँगने के लिए बोल रही है। जो को ये सुनते ही काफ़ी गुस्सा आता है और वो बीच में आ जाती है। कहती है कि गलती तुम्हारे बच्चे ने की है। उसने आनहो के कार को खराब किया है। शुक्र मनाओ कि हम तुमसे कंपनसेशन नहीं ले रहे क्योंकि तुम हमारे रिलेटिव हो, तो बेहतर होगा कि अपने इस गलती को थोड़ा सँभाल करके रखो। अगर गलती ने और गलती किया तो हमारे साइड से गलती होने में देर नहीं लगेगा। अब लू की मॉम सोचने लगती है कि जोए इतना ज़्यादा आनो को कब से प्रोटेक्ट करने लगी। ये इतनी घटिया औरत थी कि लास्ट में आपको इसका असली राज पता चलने वाला है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही थी आखिरकार। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब जोए यहाँ पर स्ट्रिक्टली आनो का सपोर्ट करती है और उस बच्चे की मॉम को कहती है कि मेरे पास वीडियो है, या तो तुम इस बच्चे से माफ़ी मँगवाओ या तो फिर मैं इसे पर्सनली पनिशमेंट देने वाली हूँ। तो वो उस बच्चे को आनो को सॉरी बोलने के लिए बोलती है। इसके बाद जो है वार्न करती है, आनो उसका हस्बैंड है और कोई भी उसे इस घर में बुली नहीं कर सकता। उसकी मॉम उसे घूरने लगती है। लू की बीमारी का इमोशनल सीन यहाँ पे क्रिएट करती है, लेकिन जोय पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आनो यहाँ पर कन्फ्यूज़ कि जोय उसका सपोर्ट कर रही है, उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन कहीं न कहीं वो मन ही मन खुश हो रहा होता है कि एटलीस्ट वो उसके बारे में सोच तो रही है। दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स से क्रिएट होते हैं। वहाँ से वो दोनों लौट रहे होते हैं। डॉक्टर फ्रेंड के बाहर आने का वेट कर रहे थे, कार में बैठ कर के, जहाँ पर कि वो जोई को थैंक्स बोलता है, उसकी सिचुएशन को समझ करके उसका सपोर्ट करने के लिए। जो उसे कहती है कोई बात नहीं, वो भी उसे अपनी लाइफ के बारे में बताती है। मैं भी जानती हूँ अपने ही घर में पराये बन के रहना कैसा लगता है। मेरे अंकल आंटी भी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, सिर्फ मेरे फादर की कंपनी के लिए मुझे अपने साथ रखे हुए थे। तभी वहाँ पे डॉक्टर फ्रेंड आ जाता है, बताता है अगले 1 महीने में लू को होश आ सकता है, अगर वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ तो। तो फिर जोई भी खुश हो जाती है कि लू से जल्दी होश आएगा तो वो इन चीज़ों से अपना पीछा छुड़ा लेगी। फिर वो जोई को घर छोड़कर वहाँ से लौट रहा था। डॉक्टर फ्रेंड उससे कहता है एक बार अगर लू को होश आ गया तो फिर तुम्हारा जोई के साथ कोई चांस नहीं है। तुम पिछले 13 सालों से उससे प्यार करते हो, अपनी फीलिंग बता क्यों नहीं देते? अनु से कहता है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जॉय मुझसे प्यार नहीं करती है। अगर मैंने उसे अपनी फीलिंग बता दी तो अभी भी जो मैं 1 महीना उसके साथ रहने वाला हूँ ना, वो कभी रह नहीं पाऊँगा। फ्लैशबैक में वो याद करता है जब उसे अपनी लाइफ़ का फर्स्ट अवार्ड मिला था। उस दिन जॉय का बर्थडे था और वो उसे कन्फेस करने का प्लान कर रहा था। लेकिन जब वो घर जाता है तो देखता है लू की मॉम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और वो आनो को एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रही होती है जहाँ पर कि जॉय और लू दोनों ही एक दूसरे को कन्फेस कर रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद ही आन्हो को लू की मॉम ने कहा था तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई ना। जूए लू से प्यार करती है तो तुम मेरे बेटे की खुशियों के बीच में आने का कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दूंगी और तुम जॉय को देख भी नहीं पाओगे। मजबूरी हो जाती है यहाँ पर आन्हो की। वो अपने मन की बात इसी वजह से उस दिन के बाद से कभी जॉय को बता नहीं पाया क्योंकि ऐसा लगता था उसे कि वो सच में यहाँ पर लू से बहुत ज़्यादा वाला प्यार करती है। ये कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो दोनों साथ रह कर के भी साथ नहीं थे। वो अपने उस लव लेटर को अब भी अपने बुक में छुपा करके रखा हुआ था। अगले दिन उसकी फ्रेंड उसे कह रही होती है कि यार लू यहाँ पे इस तरीके से होश में आ जाएगा तो फिर तुमने क्या प्लान किया है? जो चुप थी, आना उसकी बातों को सुन रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो वापस से लू के पास जाने का प्लान कर रही है। जो ये सोच रहे थे कि जितना प्यार आनो ने उसे कुछ दिनों में दिया है, वो तो कभी उसकी फैमिली ने उसे दिया ही नहीं। वो सामने ही अपनी बेटी को इतने ज़्यादा कुकी खाने के लिए देते थे और उसे बस टुकड़ों में। वो कुकी उसे बहुत ही पसंद थी, लेकिन वो कभी किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। जोई की लाइफ बचपन से लेकर आज तक बहुत ही बुरी बीती थी, लेकिन जब से वो आयना से शादी की थी, तो वो इनडायरेक्टली ही सही उसे सपोर्ट करता था। इधर आनो को हम लोग देखते हैं जो कि अपने काम में बिज़ी था और जो है न्यू ईयर का मिडनाइट अकेले ही बिता रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि हर बार की तरह अकेली ही? वो कहती है हाँ, क्या करूँ यार। वो कई बार मतलब कई साल लू के बहाने ही न्यू ईयर पर आनो से मिलने का कोशिश करती थी। उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता था। उसके फर्स्ट अवार्ड के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि जो लू से प्यार करती है तो वो खुद को दूर रखा हुआ था। किस्मत से एक बार जोए आन्हों से मिल पाई थी।
जब वो अपना सूट पास में ही कर रहा होता है और उसे लू के थ्रू पता चलता है कि वो और जॉय यहाँ पर आए हुए हैं। जॉय का वॉलेट खो गया था, तो इसी वजह से यहाँ पर जॉय सोच रही होती है कि क्या सच में वापस उसे अकेले ही बिताना पड़ेगा। तभी वो सोशल मीडिया पोस्ट चेक कर रही थी तो देखती है कि वो लड़की जो कि यहाँ पर राइटर बन के आई हुई थी, उसके साथ आनो यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। उसका वॉच देख कर के उसे लगने लगता है। वो कुछ नहीं बोलती और खुद में अकेले रो रही थी। तभी आनो यहाँ पर आ जाता है। वो जोई के लिए उसका फेवरेट कुकी लेकर के आया हुआ था। आनो से वो पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है? आनो कहता है कुछ डॉक्यूमेंट घर पे छूट गए थे, वही लेने के लिए आई हुई थी। जल्दी जल्दी वो टीवी बंद करती है क्योंकि वो आनो के अवार्ड शो देख रही होती है। आना यहाँ पर जॉय के लिए इस तरीके से उस कुकी का केक बना के लेकर के आता है और कहता है कि ये एक्चुअल में फिल्म सीरीज वालों की तरफ से मिला था मुझे। जॉय को ये दिखा रहा था कि ये एक्चुअल में उसने खरीद के नहीं लेकर गया है। साथ ही में वो और ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए बोल रही होती है। आना नोटिस करता है कि उसने कितना ज़्यादा ड्रिंक किया होगा यार। बहुत सारी बियर की बोतल्स वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो फिर यहाँ पर जॉय के साथ वो बैठ करके ड्रिंक करने लगता है। वो उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए कहती है, तो वो लोग आनो की ही मूवी को देख रहे होते हैं, जहाँ पर कि बाथिंग वाला सीन था। आनो से कहता है कि ये बस सेमी न्यूड सीन था मूवी के लिए। जो ऐसे कहती हाँ, हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी इसमें कुछ ज़्यादा ही हॉट लगी है। वो थोड़ी-सी नशे में हो गई थी और यहाँ पर दोनों ही चीज़ को लेकर के काफ़ी ऑकवर्ड होने लगते हैं। आना यहाँ पर सोच रहा होता कि क्या जोय कभी उससे प्यार करेगी? क्या वो कभी भी उसे अपने लाइफ का फर्स्ट प्रायोरिटी मानेगी? दोनों यहाँ पर काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ वक़्त बिताते हैं। जॉय काफ़ी इमोशनल होकर के अपने मॉम-डैड को मिस कर रही होती है। आना उसे कमरे में लेकर के जाता है तो वो जाग करके कह रही थी, मॉम-डैड आप लोग मुझे छोड़ कर के क्यों चले गए? आना भी मुझसे प्यार नहीं करता है। काफ़ी सारी बातें ही वो नींद में कर रही होती है। आना उसका केयर कर रहा था। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो ड्रंक एंड टॉक कर रही है। अगली मॉर्निंग जब जॉय जगती है तो वो देखती है कि वो वापस से आना को हग करके ही सो रही है। वो जल्दी-जल्दी उठती है, नोटिस करती है नहीं-नहीं सब ठीक है, वो पूरे कपड़ों में है। वो घबरा गई थी कि कहीं वापस से उसने आनो का फ़ायदा तो नहीं उठा लिया। तभी वहाँ पर आनो उससे कहता है, तुम्हारे सर में दर्द होगा ना? हैंगओवर सूप मैं भिजवाता हूँ। ये कह के उसके लिए हैंगओवर सूप को दे देता है। फिर वो अपना पेपर लेकर के जा रहा होता है। कल रात नशे में ही जॉय ने कहा था कि आना उस लड़की को पसंद करता है। तो आना उसी से क्लियर करता है कि वो लड़की मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं और हम दोनों शुरुआत से लेकर के आज तक सिर्फ़ क्लासमेट ही थे। मेरे और उस लड़की के बीच कुछ नहीं चल रहा। वो वहाँ से चले जाता है ये बोल के। जॉय सोच रही होती है कि वो उसे एक्सप्लेन कर रहा था। तभी वो नोटिस करती है कि डस्टबिन में कल रात की कुकी का बिल था। वो सोचती है उन्होंने तो ये कहा था कि ये फ़िल्म सीरीज़ वालों की तरफ से मिला है, तो फिर ये खरीद के क्यों लाया? वो ये बात जा कर के अपने मैनेजर को बताती है। सारी चीज़ों को जानने के बाद उसकी मैनेजर से कहती है, मुझे लगता है आन जिस लड़की से प्यार करता है वो कोई और नहीं तुम हो। क्योंकि खुद सोचो, वो उसका क्लासमेट है, एक्स क्लासमेट है और वो उसकी फर्स्ट लव भी है। तो वो मुझे लगता है कि तुम ही हो सकती हो। वो तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज़ें ला रहा है, बस तुम्हें वो दिखा नहीं रहा है। ये एक हिडन लव के जैसा है, शायद उसका तुम पर क्रश हो एक लॉन्ग टाइम से। जॉय के लिए तो ये सुनना ही उसे काफ़ी ज़्यादा खुश कर देता है। इधर आन अपना शूट कंप्लीट करके लौट रहा होता है। वो जॉय को मिस कर रहा था। वो वापस से उससे मिलने जाना चाह रहा होता है, एक नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए। वो उससे मिलने के लिए जाता है वापस से उसकी फेवरेट कुकी लेकर के। जॉय उसे थैंक्स कहती है और अभी फ़िलहाल इस बारे में मुझसे नहीं पूछती है कि क्या कल रात कुकी वही लेकर के आया था। उसे देने के बाद वो वहाँ से चले जाता है, सिर्फ़ वो उसे एक झलक देखने के लिए आया था। फिर अगले दिन के शूट में हम लोग देखते हैं कि उसे पता चलता है कि उस रात वाला भी यानी वो जो फर्स्ट डे पर सबके लिए कुकी मँगाया था, वो भी यहाँ पर आन्हा ने ही उसके लिए बुक किया था। जो उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर सबके लिए वो कुकी बुक किया था? आन्हा कहता है हाँ, तो वो काफ़ी खुश होकर के उसे मैसेज का थैंक्स में रिप्लाई देती है। दोनों के बीच धीरे-धीरे एक नॉर्मल कपल की तरह बातें शुरू होने लगी थी। जॉय के लिए तो ये खुशी का बात था। वो उस कुकी का पिक्चर अपलोड कर देती है अपने सोशल मीडिया पे, लिख करके गिवन बाय लव्ड वन। आन हो ये देख के काफ़ी खुश हो जाता है कि जॉय अब उसके बारे में भी चीज़ें पोस्ट कर रही है। हालाँकि वो डायरेक्टली इन चीज़ों को पोस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि आना और जॉय का रिलेशनशिप एक हिडन रिलेशनशिप था।
सीन यहाँ से कट होता है। आन्हों को आज किसिंग सीन शूट करना था। हालाँकि आन्हों किसी के भी साथ किसिंग सीन शूट नहीं करता था, लेकिन प्रोड्यूसर कहता है कि आज तुम्हें जॉय के साथ किसिंग सीन शूट करना पड़ सकता है। वो उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों नॉर्मल तो है ना? तो दोनों ही कह देते हैं कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे लोग सोचने लगते हैं कि आन्हों किसी के साथ जब किसिंग सीन शूट नहीं करता था, तो आज वो जॉय के साथ कैसे तैयार हो गया भाई? और उनके भी मन में बहुत सारे सवाल थे। और यहाँ पर वापस से सीन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। उसकी मैनेजर जोई को काम डाउन करती है। वो भी उतना ही नर्वस थी जितना कि आन हो। ये एक नॉर्मल सा सीन वो दोनों सही से शूट नहीं कर पा रहे होते। वो एक्चुअल फीलिंग निकल के नहीं आ रही थी जो कि डायरेक्टर को चाहिए थी। तो उन्हें बार-बार वो सीन शूट करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब उनका रोमांस स्टार्ट होता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आस-पास सारे कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गए थे। उसकी मैनेजर तो समझ ही रही होती है। आना खुद को काम डाउन रखने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जितना जोए नर्वस थी उतना ही वो भी नर्वस था। जैसे-तैसे करके इस सीन को यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। आना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, लेकिन जोए उसे इशारा करके रोकती है कि वो लोग फ़िल्म शूट पर हैं। डायरेक्टर पूरा बड़ाई कर रहे थे कि तुमने बिल्कुल सही फीलिंग दिखाया है इसके सीन में जो कि मुझे चाहिए था। उसकी फ्रेंड यहाँ उसे छेड़ रही होती है कि फाइनली तुम्हें अपने प्यार को किस करने का मौका मिल ही रहा था। इसीलिए तुम बार-बार रीटेक कर रहे थे वरना तुम्हारा सारा शूट तो एक बार में ही हो जाता है। आनो कहते हैं कि नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा वाला नर्वस था। जोई वहाँ से लौट रही थी तो वो नोटिस करती है कि लड़का लिली को परेशान कर रहा है। वैसे तो वो उसे पसंद नहीं करती थी लेकिन वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अपने मैनेजर को वो पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है और लिली को सेव करने के लिए जाती है। अगली सुबह जब लिली की आँख खुलती है तो वो जोई को कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोई कहती है माना कि मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे बुरे सिचुएशन में मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूँगी। लिली उसे थैंक्स बोलने के बजाय गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। हालाँकि वो जोई की शुक्रगुज़ार ज़रूर थी लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो उससे अमीर होने के बाद भी आन्हो उसे ध्यान क्यों नहीं देता। जोई को इस बात से कोई मतलब नहीं था, वो बस किसी लड़की के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। इसी वजह से उसने ऐसा किया था। उसकी मैनेजर यहाँ पर आकर के जोई को बताती है कि तुमने बिल्कुल सही किया और यहाँ पे तुम्हें पता है आनो ने उस प्रोड्यूसर को क्यों हटाया? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें लव डोज़ देने का कोशिश कर रहा था। ये बात आनो को पता लग गया था, इसी वजह से उसने उस प्रोड्यूसर को उस रात हटा दिया था। मैं कह रही हूँ ना कि वो बंदा केवल और केवल तुम्ही से प्यार करता है और किसी से नहीं। तुम इससे इस बारे में बात करो। सारी बातें जोई को अब धीरे-धीरे पता चल रही थी कि आनो ने उसके लिए क्या कुछ किया है। उसे ध्यान आता है कि ऑरेंज जूस में इसी वजह से वो सिगरेट भी गिराया था, क्योंकि एक्चुअल में वो लव डोज वाला दवा मिला हुआ था। वो समझ जाती है कि आनो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। जब उसे कहीं न कहीं इस बात की श्योरिटी होने लगती है कि आनो उसे थोड़ा ही बहुत सही लेकिन पसंद करता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सोचो भला यहाँ पर आपका क्रश आपको लाइक बैक कर रहा है तो इससे अच्छी फीलिंग भला और क्या ही हो सकती है। वो आना को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करती है, तो वो ओके बोल देता है। फिर वो जल्दी-जल्दी आनो से मिलने जा रही होती है। उसका बर्थडे था, वो उसके लिए एक खूबसूरत सा टाई भी खरीदती है उसके बारे में कुछ सोचते हुए। और यहाँ पर कान्हों के लिए कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट उसने किया था। केक वगैरह लेकर के आती है। कान्हा खुश तो था लेकिन ऑकवर्ड होके कह रहा था अरे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। जय कहती है क्यों जरूरत नहीं थी, तुम हस्बैंड हो मेरे, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारा बर्थडे मैं ये खाली कैसे जाने दे सकती हूँ। फिर वो यहाँ पर आनो के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसे एक प्यारा सा टाई भी गिफ्ट करती है। आनो बहुत खुश था लेकिन उसकी खुशियाँ ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो लू की मॉम और एक और रिलेटिव से मिलते हैं। वो लोग बताते हैं कि लू को होश आ चुका है और जोई को वहाँ से लेकर के जाते हैं। आनो ने कभी सोचा नहीं था कि ये जो है लू की लास्ट मीटिंग होने वाली है उसके बर्थडे वाले ही दिन, लेकिन ये तो होने वाला था उसे पता था। एक तरफ लू उनके साथ जो लू के घर जा रही होती है और दूसरी तरफ आनो अपने फ्लैट पर जा रहा था। तो उसकी मॉम यहाँ पर आनो को वार्न करती है कि अब जोई से अलग होने का वक्त आ चुका है। लू जो कि असली हकदार है जोई का उसे होश आ चुका है।
आनो सोच रहा था कि क्या सच में उसके और जोई का रिलेशनशिप ऐसे ही एंड होगा। इतने सालों से एटलीस्ट वो उसे ये बात तक नहीं बता पाया कि वो उससे कितना प्यार करता है। और यहाँ पर वो इस तरीके से अब उसे छोड़ कर के वापस से लू के पास जा रही है। लू को एक बार होश आया तो उसे पता था कि वो उससे शादी कर लेगा और फिर वो आनो से दूर हो जाएगी। उसके साथ बिताए हुए सारे वक़्त को वो याद कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा वाला इमोशनल हो रहा था, रोते-रोते घर जा रहा होता है। इधर जॉय का भी यही हालत था, वो भी आनो को याद करके रो ही रही होती है। अगले 1 महीने बीत जाते हैं, आना और जॉय दोनों एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं थे। मिलना तो दूर उनके बीच बातें भी नहीं होती थी। आना अपने आप को काम में बहुत बिज़ी कर लिया था। इधर हम लोग देखते हैं, लू होश में आते ही पार्टी करना स्टार्ट कर चुका था। उसे यहाँ पर जॉय की कोई फ़िक्र नहीं थी। मानो कि उसकी उसकी फीलिंग की कोई मतलब ही नहीं है। लड़कियों के साथ बिज़ी रहता था वो और जॉय को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट इमोशनल होने की एक्टिंग तो करनी थी ना, क्योंकि जब तक उसकी मॉम के साथ उसने उसका रिलेशन बना रखा है तब तक। वो लू को घर चलने के लिए कहती है तो लू उसे धक्का दे देता है और कहता है क्या सर पे चढ़ी हुई है, मुझे भी पार्टी करना है। तभी आना वहाँ पर आ जाता है। जॉय उसे देखती है तो देखती रह जाती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। दोनों 1 महीने बाद एक-दूसरे से मिल रहे थे। गुस्से में आया हुआ आना और सारी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सारी ही वहाँ से खिसक लेते हैं। इसके बाद वो लू पर भड़कने लगता है। अभी-अभी तुम्हें कोमा से होश आया है, तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आती। जॉय जब तुम्हें घर चलने के लिए कह रही है, तो तुम्हें घर जाना है ना? वो लू की पिटाई करने लगता है। लू से कहता है कि भाई, कोमा के बाद हम पहली बार मिले हैं, तो मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? वो जोए के साथ बुरा बिहेव करने के लिए उसे पिटाई लगाने वाला था, लेकिन आनो उसे रोक लेती है। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो दोनों भाइयों के रिलेशनशिप भी काफ़ी बिगड़ जाएगा और वो ये नहीं चाहती थी। वो आनो को वहाँ से लेकर के जाती है। लू कन्फ्यूज़ कि क्या चल रहा है यहाँ पर। इधर रास्ते में आनो जोए के साथ था, दोनों के बीच कोई बातें नहीं होती हैं। वो फिर उसे पूछती है कि तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा लॉस क्यों हो रहा है? ध्यान रखो। आनो बस स्माइल करके रह जाता है क्योंकि पिछले 1 महीने उसने ढंग से कुछ भी नहीं खाया था। फिर अगले दिन जो है, लू के घर से मूव कर रही थी। फिलहाल उसे फ्लैट नहीं मिला था, वो होटल में रहने वाली थी। आना से कहता है कि मेरे पास एक फ्लैट पुराना पड़ा हुआ है, मूवी सेट के पास में है। तुम चाहो तो वहाँ शिफ्ट कर सकती हो। जॉय के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, तो वो उसे ओके कह देती है। इसी बहाने शायद सबसे छुपा करके उसे आनो के साथ कुछ और वक़्त मिल जाए बिताने के लिए, यही सोचते हुए तो वो उसे अपने फ्लैट पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन हाँ, जॉय की ज़रूरत और पसंद की चीज़ें आन्हों ने मँगा दी थी यहाँ पर, जिसे देख कर के जॉय काफ़ी इमोशनल और खुश हो जाती है। आन्हा उसका कितना केयर करता है, काश वो दोनों ही ऐसे हमेशा साथ में रह पाते। आन्हा यहाँ पर बाहर ही बैठ कर के अपने रूल्स को पढ़ रहा होता है, तो जॉय उसे मैसेजेस भेजती है, लू उसे मैसेजेस भेजता है। कि भाई तुम्हें हुआ क्या? आई नो जॉय काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट मैं उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ और मैं उससे शादी नहीं कर सकता, उसकी मेरी मॉम मेरे पीछे पड़ी हुई है। तभी जॉय यहाँ पर आने लगती है तो आनो जल्दी-जल्दी उसका वॉइस मैसेज रोक देता है। जॉय उससे पूछती है, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। आनो कहता है, हाँ कहो। लेकिन लू को कॉल आने लगता है तो उनकी बातें डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर आनो से लू कह रहा था कि भाई मुझे ना जॉय से शादी नहीं करना। मेरी फैमिली मेरे पीछे पड़ी हुई है, तुम कुछ करो। आनो समझ जाता है कि भले ही जॉय लू से प्यार करती हो, लेकिन लू उससे प्यार नहीं करता। तो वो जॉय से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि जॉय उससे पूछती है कि मुझे पूछना था कि तुम किससे प्यार करते हो? क्योंकि बहुत टाइम से मैं सुन रही हूँ तुम्हारा किसी पर क्रश है। आना उसे कहता है तुमसे, और वो भी तब से जब से मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ। ये सुनते ही जॉय प्यार से उसे किस कर लेती है और कहती है, मैं भी तुमसे आगे बोलने ही वाली थी कि चुप हो जाती है। वो यहाँ पर आन्हा को एक स्पेशल तरीके से कन्फेस करने का डिसाइड करती है। उनका इतना साल का प्यार शायद पहली बार सक्सेसफुल होने वाला था। आन्हा कन्फेशन के बाद जॉय को कहाँ ही खुद से दूर जाने देने वाला था और वो उसे अपने साथ रखने का ही डिसाइड करता है। दोनों ही यहाँ पर अगले कुछ दिनों तक साथ रहते हैं। जॉय आन्हा को एक लव लेटर देती है और उसे कल पढ़ने के लिए कहती है। आन्हा
और उसे अपने पिलो के नीचे रख लेता है और जल्दी-जल्दी कल होने का इंतज़ार कर रहा था। आफ्टर दैट वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह एक-दूसरे को हग करके सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग जब वो अपनी जॉब पर जा रहा होता है, तो वो जोए का दिया हुआ लव लेटर पढ़ता है। उसे ये लाइन्स काफ़ी सेम सेम से लगते हैं। उसने लिखा था कि वो अनु से बहुत प्यार करती है। वो लू को कॉल करता है और कहता है, "तुमने जोए को लव लेटर लिखने में हेल्प किया था क्या?" वो कहता है, "हाँ, कुछ साल पहले मैंने उसे हेल्प किया था।" तो वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ने उनकी वॉइस को रिकॉर्ड करके, एडिट करके ऐसे उसे दिखाया था कि वो दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। अनु खुश हो जाता है कि इट मीन्स कि जोए भी उससे प्यार करती है। इधर ये सारी बातें यहाँ पे लू की मॉम को पता चल चुकी थी कि आनो और जॉय के बीच में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, लू को ठीक करने वाला डॉक्टर आनो का फ्रेंड था, जिसे कि आनो ने ही भेजा था और वो उन दोनों को चैन से कहाँ ही रहने देने वाली थी। और अब वो आनो को परेशान करने का डिसाइड करती है। जॉय यहाँ पर नोटिस करती है कि आनो तो उसे एक्चुअल में काफ़ी टाइम पहले ही प्रपोज़ करने वाला था। उसके बुक में आनो का लिखा हुआ उसे लव लेटर मिलता है। वो डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके सारी बातें पूछती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो डॉक्टर फ्रेंड उसे सारी बातें बता देता है कि आनो उसे कितने लंबे समय से प्यार करता है। जॉय खुद शॉक थी, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में वो उसके बर्थडे पर उसे कन्फेस करने वाला था। वो उसे सरप्राइज़ देने के लिए मिलने जाने का डिसाइड करती है, जहाँ पर कि वो अकेले ही मतलब अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ काम कर रहा होता है और वो उसे सरप्राइज़ देने के लिए जाती है। आनो भी जॉय को यहाँ देख कर के बहुत ही खुश हो जाता है। डॉक्टर फ्रेंड उन दोनों को अकेले छोड़ देता है। कुछ टाइम टाइम बिताने के लिए जॉय से हग कर लेती है और कहती है कि हम दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। एक-दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी हमने हमारी फीलिंग एक-दूसरे से शेयर नहीं की। आना को वो उसका लव लेटर दिखाते हुए कहती है कि मुझे फाइनली पता चल गया तुम्हारे प्यार के बारे में। फिर वो नोटिस करती है कि आनो को यहाँ चोट लगा है। वो कह रही होती है कि तुम्हें चोट कैसे लगा? आनो कहता है शूट करते समय। तो वो उसका फर्स्ट एड करने लगती है। इसके बाद वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है, तो जो इसके पीछे-पीछे जाती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ फ्रेशन अप होना है। वो दोनों उसके बाद एक-दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग आना कुछ फूड लेने के लिए गया था, तभी कमरे की लाइट अचानक से चली जाती है। उसकी मॉम लो की मॉम यहाँ पर जोई को परेशान कर रही होती है। आना को वो कॉल करती है, वो उसे जल्दी से आने के लिए बोलती है। आना दौड़ते हुए यहाँ पर आता है, गेट ओपन करता है जहाँ पर कि जोई ऐसे डरी हुई थी, वो उसे हग कर लेती है। वो और उसके डॉक्टर फ्रेंड आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये सारी बातें कोइंसिडेंट नहीं हो सकती हैं। ये सब कुछ लू की मॉम कर रही है। वो कहता है लगता है अब उसे भी उसकी औकात दिखाने का वक़्त आ गया है। जोया और राना वो अगले कुछ दिनों तक उसी होटल में रहते हैं और वो दोनों ही बचपन से लेकर के आज तक जो कुछ भी उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक-दूसरे से कब से प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, ये सारी बातें एक-दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं। करने के लिए बहुत सी बातें थी। अगले दिन हान हो लू की मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसे कहता है मुझे पता है कि तुम ये शेयर्स के लिए ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। रखो अपने शेयर्स, ये छोटी सी कंपनी के शेयर्स मुझे चाहिए नहीं। उसकी मॉम खुश हो जाती है और नर अपनी मेड से सारी बातें कहने लगती है। लू अपनी मॉम की बातें सुन लेता है। वो बहुत ज़्यादा ही भड़क जाता है। वो कहता है मॉम मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसी हरकत करोगे। आपको पता था कि भले ही अनहोना नाजायज़ औलाद है लेकिन उसने हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है और मैं उसे हमेशा ही अपना भाई मानूँगा। उसकी मॉम उसे रोकने का कोशिश करती है तो वो शेयर के पेपर्स फाड़ करके फेंक देता है। कहता है मुझे नहीं चाहिए वो शेयर जो कि मेरे भाई को हर्ट करे और गुस्सा के वहाँ से चले जाता है। उसकी मॉम ने जिस चीज़ के लिए इतना सब कुछ किया था, अब उनका बेटा ही उनके साथ नहीं था। तो अब रोने-धोने से क्या ही फ़ायदा होने वाला है। अब वो सोच रही होती है कि अच्छा होता है ये लोग को बात पता ही नहीं चलता। इन सब का ज़िम्मेदार वो जॉय को ही ठहरा रही थी कि सब कुछ जॉय की वज़ह से हुआ है। इन बातों से अनजान आनो और जॉय अपनी अब हैप्पी लाइफ़ साथ में जी रहे होते हैं। वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो अपनी पहले की टीचर से मिलते हैं। वो अब रिटायर होकर के यहाँ शॉप पर जॉब कर रही होती है। वो दोनों यहाँ पर पहले की कुछ चीज़ें उस टीचर से लेते हैं जिनमें कि आनो ने कई बार जॉय का नाम लिखा हुआ था। मतलब उनका फुल ऑन अब रोमांस एरा ऑन था और इनकी लाइफ़ का शायद ये सबसे हैप्पीएस्ट फेज़ था या फिर आगे और भी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी था। हम लोग देखते हैं कि लू की मॉम की अब हालत खराब थी। इधर आन-हाउ जॉय के साथ शादी वाले न्यूज़ को अनाउंस कर देता है कि वो एक्चुअल में मैरिड है। जॉय काफ़ी खुश उसके मैनेजर जॉय को कॉल करके कहती है, तुम्हारा बंदा तो तुम्हें लेकर के कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। वो आनो से बात करने के लिए जाता है।
आनो वहाँ पर जॉय को जो रिंग का फ़ोटो उसने अपलोड किया है वो रिंग जॉय को पहनाते हुए कहता है कि मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए काफ़ी पहले ही बनवाया था। फाइनली अब तुम्हें देने का मुझे मौका मिल रहा है। जॉय उसके उस रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों ही एक-दूसरे के साथ यहाँ पर रोमांस करते हैं। लू अब सैड था कि उसकी वज़ह से उसके भाई आनो को कितना हर्ट हुआ। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है लू को सपोर्ट करने के लिए, तो वो उसके सेक्रेटरी से पूछता है कि इतने टाइम तक आखिरकार आनो के साथ क्या चला है मेरे घर में? मुझे सब सच जानना है। उसका सेक्रेटरी उसे बता देता है कि आनो जॉय से प्यार करता था। तुम्हारी मॉम ने जानबूझ कर के आनो को जॉय से दूर किया। वो उसका काफ़ी इंसल्ट किया करती थी और भी सारी बातें। तभी वहाँ पर वो जॉय को सबक सिखाने के लिए जॉय की डाइवोर्स वाली बातें इंटरनेट मीडिया पर डाल देती हैं। कि एक्चुअल में जॉय यहाँ पर डाइवोर्स ले रही जिस वजह से उसके पंगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आनहो जॉय के सपोर्ट में आ जाता है और रिपोर्टर्स को डांटते हुए कहता है कि तुम लोग भी इंसान और इंसान से इंटरव्यू ले रहे हो तो तरीके से लो। ये बातें यहाँ पर लू की मॉम तक पहुँचती है। उन्हें पता चलता है कि लू भी जॉय का ही सपोर्ट कर रहा है तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है कि मेरा खुद का ही बेटा, अब उसे मेरी ही फ़िक्र नहीं है। उन्हें जल्दी-जल्दी कमरे में लेकर के जाया जाता है क्योंकि उनकी हालत एक्चुअल में ख़राब हो रही होती है। डॉक्टर्स यहाँ पर आके ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें थोड़ा वक़्त लगेगा। लू यहाँ पर अपनी माँ से बात करने के लिए आता है और कहता है, माँ, अगर आपने आनो से माफ़ी नहीं माँगी, तो मैं कभी इस घर में वापस लौट कर के नहीं आऊँगा। आपको पता था कि मैं आनो को अपने भाई की तरह मानता था, फिर भी आपने ये सब कुछ किया और आप ये कैसे उम्मीद कर रही हो कि मैं आपके पास वापस आ जाऊँ? ये सब कुछ जो हुआ, वो नाजायज़ बेटे के तौर पर पैदा हुआ। क्या इसमें आनो की गलती थी? नहीं ना। तो आप आखिरकार उसे बुली क्यों करती थी? वो अपनी मॉम से कहता है कि अगर आपको ये स्वीकार नहीं है तो मैं ये घर छोड़ कर के जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आनो को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरे लिए मेरे भाई से बढ़ कर के है। इसी वज़ह से मैंने उसे बोन मैरो भी डोनेट किया है। उसकी मॉम एट द एंड अकेले रह जाती है। उसने ये सब कुछ अपने बेटे लू के लिए किया था और अब लू ही उसके साथ नहीं था। लो यहाँ पर आन्हो को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। दोनों भाई यहाँ पर मिलने के बाद अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। वो अपनी मॉम की तरफ से आन्हो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब दोबारा मेरी मॉम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। आन्हो को लो से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती ही नहीं थी। इस कहानी की एक बात अच्छी थी, एटलीस्ट एक लड़की के चक्कर में दोनों भाई इस तरीके से नहीं लड़ते हैं। दोनों के बीच वापस से पहले की तरह दोस्ती हो जाती है और आना और जॉय हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।